रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त होगा जब वो इस गांव के सुनसान बस स्टॉप पर उतरा। बड़ी बस में यहाँ पर उतरने वाला वो सिर्फ इकलौता मुसाफिर था। गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ा तो इसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। जहाँ तक इसकी नजर काम कर रही थी वहाँ सिर्फ खेत और अधिकार दरख्त ही नजर आ रहे थे। अगरचा गर्मियों का मौसम था मगर फिर भी दूर दराज तक ज़ही रूह का वजूद नजर नहीं आ रहा था। हालांकि आम तौर पर सर्दियों की बनिस्बत गर्मियों की रातों में लोग आते जाते रहते थे, मगर यहाँ ऐसे लग रहा था जैसे इंसान रहते ही नहीं है। इसे बताया गया था कि यहाँ पर रात के 9 बजे तक टांगा मिल सकता है, इसलिए वो 9 बजे से पहले पहुंचने की कोशिश करे। बसूरत दिगर इसे 7 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना होगा। मोबाइल भी आजाद नहीं हुआ था, वरना वो कॉल करके इसे किसी कजन को ही बुला लेता। इसने जेब से सिगरेट निकाल कर लगा ली और एक लंबा कष्ट लेकर चल पड़ा। सामान के नाम पर इसके पास सिर्फ एक छोटा सा बैग था जिसमें एक अदद मिठाई के डब्बे समेत इसके 3-4 सूट थे। छोटी मोटी दूसरी चीजें थी जो इसके घर वालों ने इसकी फूफी के लिए दी थी। ये 15 साल पहले यहाँ पर आया था, मगर एक तो सफर ज्यादा था, दूसरा गाड़ी खराब हो गई थी जिसकी वजह से इसे रात हो गई थी। शहर से यहाँ तक 2 ही गाड़ियां आती थी, जिनमें से एक तो पहले ही चली गई थी और दूसरी शाम के 6 बजे तक निकलती थी। से शाम वाली गाड़ी मिली थी जो रास्ते में ही खराब हो गई थी। मैकेनिक शहर से लाना पड़ा जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वक्त जाया हो गया था और फिर ऐसा जरिया नहीं था जिस पर वो बैठकर यहाँ तक पहुंच सकता था, इसलिए सिवाय इंतजार करने के कोई चारा नहीं था। बैग कंधे पर लटकाए सिगरेट का कष्ट लगाता हुआ सेहत रोज चल पड़ा। वो जानता था 3 किलोमीटर का सफर इसे पैदल ही तय करना होगा, क्योंकि जिस तरह यह इलाका था शायद इसे इस वक्त कोई सवारी नहीं मिलती जो इसे इसकी मंजिल तक पहुंचा देती। 2 किलोमीटर चलने के बाद छोटा सा एक गांव आया था, मगर यह इसकी मंजिल नहीं थी। इसे अभी 5 किलोमीटर और चलना था और यह सोचकर ही इसकी जान निकलती जा रही थी और वो पैदल ही फिरने वाले आवारा कुत्तों से बचने के लिए इस गांव के अंदर गुजरने की बजाय बाहर वाले रास्ते को तरजीह दी। इतना तो याद था कि इसके बाद एक और गांव आना है, फिर 3 किलोमीटर बाद इसकी फूफी का गांव है जहां इसने जाना है। फूफी आपने भी रहने के लिए दुनिया का आखिरी सीना चुना था। चलते चलते गड़बड़ाया और टांगों में हल्की सी थकावट महसूस हुई। कामरान हिम्मत नहीं हारनी, अभी बहुत सफर बाकी है, इसने खुद से कहा और जैसे ही तैसे चलता रहा। दूर दराज नजर आने वाली रोशनी अंदाजा हो रहा था कि रास्ते में पड़ने वाले दूसरे गांव आने ही वाले हैं। इन रोशनियों पर नजर जमाए खुद को हौसला देते हुए चलता रहा। कुछ देर चलने के बाद इसकी टांगे जवाब देगी तो एक जगह बैठ गया। बस स्टॉप से लेकर अब तक कुछ पल के लिए वो सिर्फ 2 जगह ही रुका था। गांव की रोशनी अब भी बहुत दूर लग रही थी। वो सांस लेने के लिए बैठ तो गया, मगर इसका दिल नहीं कर रहा था कि वो यहाँ से उठे। दिल चाह रहा था कि यही जमीन पर बैठकर सराना बनाकर सो जाए, मगर वो ऐसा सिर्फ सोच सकता था, कर नहीं सकता था। काफी देर वो वहीं बैठा रहा, सिगरेट फूंकता रहा और फिर हिम्मत करके उठ खड़ा हुआ और चलना ही था, तभी सफर तय कर सकता था। अभी वो चंद कदम ही आगे चला था, अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि इसे अपनी दाईं तरफ से किसी चीज के भागने की आवाज आई। वो ठटक कर रुका और आंखें फाड़ कर इसकी तरफ देखने लगा। दिल की धड़कन खुद ब खुद बढ़ गई थी। अंधेरी रात थी, इससे चंद कदम आगे इसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। कोई गीदड़ कुत्ता होगा, इसने खुद को तसल्ली दी और एक बार फिर चल पड़ा। धड़कन में अभी भी मामूली नहीं आई थी। इंसान मुसीबत में हमेशा अल्लाह को याद करता है और इंसान ऐसा खुदगर्ज है कि अल्लाह को सिर्फ मुसीबत में ही याद करता है। कामरान को जो कुछ भी याद था वो सब पढ़ लिया और अब अल्लाह पाक के नामों का विर्द करते चल पड़ा। अल्लाह के नाम से दिल को काफी हद तक दड़ास हो गई थी। दूसरा गांव करीब आ गया था। कामरान को इस गांव के अंदर से ही गुजर कर जाना था, क्योंकि इसके चारों तरफ खेत थे। रास्ता सिर्फ गांव के अंदर से ही गुजरता था। गांव में दाखिल होने से पहले कामरान ने कुत्तों से बचने के लिए एक लकड़ी उठा ली थी। अल्लाह के मुख्तलिफ मुकद्दस नामों का विर्द करता होगा गांव में दाखिल हो गया। कहीं कहीं किसी घर के बाहर जर्द सा बल्ब रोशन था। कामरान को किसी किसी घर के बाहर लोग भी सोते हुए नजर आए। गांव देहात में गर्मियों में अमूमन लोग बाहर ही सोते हैं। वो 2 गलियों से गुजरकर एक कदरे बाजार में आ गया। एक तरफ 2-3 कुत्ते लेटे हुए थे। इंसानी कदमों की आहट पलकर इनमें से एक और सड़क उठा। कामरान की तरफ देखा, कुत्ते ने अपनी तरफ मतवज्जा पाकर कामरान चकन्ना हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि कुत्ता लकड़ी देखकर इस पर हमला कर दे। हाथ में पकड़ी लकड़ी को इसने छिपा लिया था। कुत्ता कामरान की तरफ देखता रहा, मगर दूसरी तरफ से कोई रद्द अमल न पाकर इसने दोबारा सरजमीन पर रख दिया। कामरान कुत्ते पर नजर जमाए आगे बढ़ता रहा। कुछ देर दूर जाकर इसे तसल्ली हो गई थी। इसकी मंजिल अभी भी तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर थी।
अगरचे अब इसकी टांगें जवाब दे चुकी थी, मगर मसला ये था कि यहाँ इसका कोई जानने वाला नहीं था जिसके पास वो रात गुजार सकता। हिम्मत करो कामरान, मंजिल करीब है, इसने खुद से कहा और उठ खड़ा हुआ। ऐन इसी लम्हे इस मकाम वही बसीदा दरवाजा खुला और इसमें एक जवान लड़की निकलकर आहिस्ता आहिस्ता चलती कामरान के करीब पहुंच गई। आप कौन है और रात की इस पहर यहाँ क्या कर रहे हैं? लड़की ने करीब आते ही कामरान से इनसे पूछा। 16-17 साल की वो एक खूबसूरत लड़की थी जिसने आम सादा से कपड़े पहन रखे थे। मुझे सिर्फ इस गांव में जाना है, कामरान ने हाथ से एक इशारा करते हुए कहा। न चाहते हुए भी कामरान की नजरें इस लड़की के पांव की तरफ चलती गई। डरो नहीं, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, कामरान की नजर का मतलब समझते हुए लड़की ने मुस्कुरा कर कहा। कामरान शर्मिंदा सा होकर मुस्कुरा दिया। आप कहाँ से आए हैं? लड़की ने दूसरा सवाल किया तो कामरान ने इसे अपने शहर का नाम बताया और ये भी कि इस गांव में सिर्फ इसकी फूफी रहती है जिनसे वो मिलने के लिए यहाँ आया है और गाड़ी खराब होने की वजह से लेट हो गया। इस गांव की लड़कियां हमारे स्कूल में पढ़ती थी, इनमें से एक लड़की मेरी क्लास फेलो और बहुत अच्छी दोस्त आफिया थी। पता नहीं अब वो कहाँ होगी, कई साल हो गए इसे देखा ही नहीं। लड़की ने अजीब से दुख भरे लहजे में हसरत से कहा। आफिया तो मेरी कजन का नाम भी है, कामरान ने अचानक कहा और अपनी फूफी का नाम बताकर पूछा। आफिया वही तो नहीं? कामरान की फूफी का नाम सुनते ही लड़की की आंखों में चमक सी उभरी। हाँ हाँ बिल्कुल वही है, इसके अबू का नाम भी यही था। आप इसके कजन है? हाँ इसका कजन हूँ और साथ ही इसका नाम भी पूछ लिया। मेरा नाम तो सोबिया है। हैरत की बात यह थी कि वो काफी देर से यहाँ खड़े इसके गुफ्तगू कर रही थी, जैसे इसे कोई जल्दी नहीं है और ना ही इसे घर वालों की तरफ से कोई मसला है। आप ऐसा करें, हमारे घर रात गुजार ले, सुबह होते ही चले जाना। काफी सफर आपने पैदल तय किया है, थक गए होंगे। मैं वही खड़ी देख रही थी जब आपको कुत्ते ने घेरा था। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं छुपकर देख रही थी। सोबिया के आखिरी अल्फाज ये कामरान को हंसी आ गई। लड़की की ऑफर बुरी नहीं थी। कामरान सोचने लगा कि वाकई पैदल चलकर वो थक चुका था, मगर अब यूं किसी अजनबी लड़की के घर में रात गुजारना ठीक नहीं था। शायद इसके घर वालों को ये बात अच्छी न लगे। कामरान ने सोचा और अपने ख्यालात का इजहार इस लड़की से भी कर दिया। घर में सिर्फ मेरी माँ है, लड़की ने कहा तो कामरान को मजीद हैरत हुई। आप मेरी दोस्त के कजन है तो आप मेरे लिए अजनबी नहीं रहे। कि कामरान को अपने सवाल का जवाब मिल गया। लड़की ने हमदर्दी से कामरान को रात गुजारने का कहा ताकि इसे मजीद कोई परेशानी ना हो। सुबह आराम से यहाँ से जा सकता था। कामरान ने एक पल तो सोबिया की ऑफर पर गौर किया और फिर अपना बैग उठाकर इसके साथ चल पड़ा। मजीद 2 किलोमीटर का सफर तय करने की बजाय बेहतर था कि बाकी बचने वाले रात वो यहाँ गुजार कर सुबह होते ही आगे रवाना हो जाए। घर में दाखिल होते ही कामरान को शदीद हैरत हुई। एक कमरे के आगे छोटे से सेन में 2 चारपाइयां बिछी हुई थी, जिनमें एक पर कोई वजूद चादर ओढ़े सो रहा था, जबकि दूसरी खाली थी जो शायद सोबिया की थी। कामरान को हैरत तो हुई इस बात पर हुई थी कि घर बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं था। ऐसे लगता था जैसे यहाँ एक अरसे से कोई रहता ही नहीं है। अकलौते कमरे का दरवाजा भी गायब था। चारपाई की आप इस पर लेट जाए। सोबिया ने एक तरफ नजर पड़ी चारपाई से इशारे करते हुए कामरान से कहा। कामरान को लगा कि घर में ये दोनों ही रहती हैं और इनका शायद रिया माश भी नहीं है। गुर्बत की वजह से घर का ये हाल है। कामरान ने बिना कोई सवाल किए अपना बैग जमीन पर रखा और चारपाई के ऊपर लेट गया। आपको भूख तो नहीं लगी? सोबिया को शायद ख्याल आया कि कामरान भूखा होगा। कामरान को अगरचा भूख महसूस हो रही थी, मगर घर की हालत और वक्त के पेश नजर कह दिया कि इसे भूख नहीं है। वो नहीं चाहता था कि इसकी वजह से रात के वक्त इस वक्त ये लोग तंग हो। बेटी कौन है? अचानक सोबिया की माँ ने मुंह से चादर हटाकर पूछा। अम्मी वो मुसाफिर है, इसे दूसरे गांव जाना है। मैंने कहा रात ज्यादा होगी है, आप हमारे घर रात गुजार कर सुबह चले जाना। सोबिया ने अपनी माँ को जवाब दिया। अच्छा किया बेटी, ये शायद हमारे काम आ जाए, सोबिया की माँ ने कहा और चादर दोबारा अपने ऊपर खींच ली। कामरान सोबिया की वालदा से अल्फाज शायद ये हमारे काम आ जाए सुनकर चौंक गया। मैं आपके क्या? कामरान सोबिया से मुखातब था। कुछ नहीं, आप आराम करे, अम्मी ने तो बस यूं ही कह दिया है। कामरान चुप हो गया। अलबत्ता अब इसके जहन में कई सवाल थे। शायद ये लोग इससे माली मदद चाहते थे। कामरान ने सोचा और करवट बदल ली। इसने सोच लिया था कि सुबह जाने से पहले वो इन लोगों की मदद जरूर करेगा। कावड़ की वजह से कामरान को जल्दी ही नींद आ गई। सुबह सूरज की किरणें इस वक्त पड़ी तो वो नींद से जाग गया था। पहले पल तो इसे समझ ही नहीं आई कि वो कहाँ है। फिर रात का सारा मंजर इसकी आंखों के सामने घूमा। वो जल्दी से चारपाई से उठा और इधर उधर देखा। वहां सिवाय इसके और इर्द गिर्द कोई नहीं था।
अलबत्ता सेन में टूटी चारपाई मौजूद थी, मगर इनको देखकर लगता था जैसे बरसों से कोई इन पर लेटा ही नहीं है। कामरान यूं ही कुछ देर बैठा इंतजार करता रहा कि शायद सोबिया इसकी अम्मी आ जाए, मगर 10 मिनट तक जब तक कोई नहीं आया तो सोबिया को आवाज देता अंदर कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे में सिर्फ एक कुर्सी के अलावा और कुछ भी नहीं था। कमरे की हालत भी घर जैसी थी। कामरान को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। रात वाला सारा वाकया ऐसे ख्वाब की तरह लग रहा था, मगर कामरान की इस घर में मौजूदगी भी हकीकत थी जो जाहिर कर रही थी कि कामरान इस घर में अपनी मर्जी से नहीं आया था, यकीनन इसे कोई लाया था। इसे यहाँ लाने वाली लड़की अब नजर नहीं आ रही थी। कामरान को इस घर से निकलते देखकर लोगों ने अजीब सी नजरों से देखा था, जैसे कामरान इंसान की बजाय कोई दूसरी मखलूक हो। अपनी फूफो के गांव में पहुंचने तक कामरान रात वाले वाकये के बारे में ही सोचता रहा। कामरान की फूफो और कजन इसे अचानक देखकर बहुत खुश हुई। इनके पूछने पर कामरान ने बताया कि वो रात को आया था। पिछले गांव में किसी ने अपने घर रोक लिया था, इसलिए वो सुबह यहाँ आ गया। कामरान ने मुख्तसर सा बताया। रात वाला वाकया वो गोल मोल कर गया था। तीसरे दिन कामरान का कजन इसको लेकर अपने दूसरे दोस्त से मिलने गया। ये वही गांव था जहां कामरान को वो लड़की मिली थी। बातों बातों में कामरान ने अपनी कजन के दोस्त से इसी घर के बारे में पूछा तो वो लड़का चौंक पड़ा। भाई आप ये क्यों पूछ रही है? इस लड़के ने कहा तो कामरान ने सारी बात तफसील से इसे बता दी। इसका कजन और दोनों दोस्त उछल पड़े। वो दोनों कामरान को ऐसे घूर रहे थे जैसे इसके दिमागी तवाज़ुन तशीबा हो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? कामरान ने हैरत से पूछा। तो जवाब में जो इन्होंने बताया उसे सुनकर कामरान को सकता हो गया था। कामरान, जिसकी तुम बात कर रहे हो वो मकान कई सालों से बंद पड़ा है। इस घर में वाकई माँ बेटी रहती थी। मजहब के लिहाज से वो ईसाई थी, मगर वो दोनों माँ बेटी थी। बहुत ही अच्छी इंसान थी। इस गांव में ईसाइयों के और भी कई घर थे और ये सब बहुत ही अच्छे मिलसाल लोग थे। सोबिया और इसकी माँ भी ऐसी ही थी। एक रात तो किसी को बिना कुछ बताए पता नहीं वो दोनों कहाँ चली गई। गांव के लोगों ने इन्हें तलाश करने की पूरी कोशिश की, मगर इनका कोई सुराग ना मिला। और तुम कह रही हो कि तुमने कल रात इनको इसी घर में देखा है? कामरान के कजन ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। कामरान ने इसे सोबिया की उम्र और खदोख्याल बताए तो इसके कजन का दोस्त चौंक पड़ा। हाँ, बिल्कुल वो वैसी ही थी। इसके दोस्त ने जोश से कहा। बात किसी की भी समझ नहीं आ रही थी। तीनों उठकर इस मकाम को देखने चल पड़े। वहां सवाए खमोजी के ऊपर कुछ भी नहीं था। कामरान ने घर का जो नक्शा इनको बताया था हूबहू वैसा ही था। चार पहिया अब भी वैसी की वैसी पड़ी थी। ज़हन में कई सवाल लिए वो तीनों वापस आ गए। अलबत्ता कामरान को यह जरूर पता चल गया था कि सोबिया नामी वो लड़की अगर चड़ेल नहीं है तो इंसान भी नहीं थी। इसे याद आया कि इस रात सोबिया ने कहा था कि वो इसे कब से देख रही थी, मगर आगे नहीं आई क्योंकि इसे कुत्तों से डर लगता है। जानवरों में ये खासियत है कि वो कोई ऐसी चीज देख लेते हैं तो इंसानों को नजर आती। कामरान ने अपनी कजन आफिया को सारी बातें बताई तो वो उछल पड़ी। बिल्कुल भाई, सोबिया नाम की एक ईसाई लड़की मेरे साथ पढ़ती थी और कई साल पहले वो जब कई दिन स्कूल न आती तो टीचर ने स्कूल के चौकीदार को इसके घर भेजा था। चौकीदार के मुताबिक सोबिया और इसकी माँ अब पुरसरार तौर पर लापता है और अब आप कह रहे हैं कि वो आपको अपने घर में मिली ही, शायद वो वापस आ गई हो। आफिया ने अपना ख्याल पेश किया, मगर कामरान जानता था कि बात कुछ और है। अगर वो वापस आ गई होती तो इनके घर में वैसी हालत न होती और वो दिन में अभी इन्हें मिलती। इसके गांव वाले भी इसकी वापसी का इल्ला इल्म थे तो इस कहानी का पता लगा कर रहेगा। अगली रात वो इसी गांव में अपनी कजन के दोस्त के घर मौजूद था। रात के वो 11:30 बजे इस घर से निकला और सोबिया के घर के बाहर आकर बैठ गया, मगर इसका मकसद पूरा नहीं हुआ। इसे सोबिया नजर नहीं आई थी। अगली रात वो वहीं फिर मौजूद था। रात 12:30 का वक्त हो गया जब कामरान को सोबिया के घर के पास सफेद सा एक खैलियो नजर आया। कामरान फौरन इसकी तरफ चल पड़ा। इस हवाले के करीब पहुंचने से पहले ही कामरान सोबिया को पहचान चुका था। सोबिया स्पाट चेहरे लिए कामरान को करीब आते देख रही थी। कौन हो आप? कामरान ने करीब पहुंचते ही कहा। मेरे पीछे आ जाओ, सोबिया ने कहा और वापस घर की तरफ चल पड़ी। कामरान ने एक पल तो सोचा, सोबिया के पीछे चल पड़ा। कामरान सोबिया के पीछे घर में दाखिल हुआ तो चौंक पड़ा। बिल्कुल इसी रात की तरह आज भी चारपाई पर एक वजूद चादर ओढ़े पर सो रहा था। कदमों की चाहक सुनकर इसे चेहरे से चादर हटाई। अम्मी कामरान है। सोबिया का जवाब सुनते ही उसने चादर फिर से अपने चेहरे पर खींच ली। सोबिया ने इसे इशारा किया और कमरे के अंदर चली गई। कामरान भी हैरान था कि इसके पीछे कमरे में दाखिल हो गया। कमरे के वस्त में खड़ी जमीन को घूर रही थी।
हम कई सालों से यहाँ हैं। सोबिया ने फर्श की तरफ उंगली से इशारा किया। कामरान की समझ में कुछ नहीं आया था। इसने चौंक कर सोबिया को देखा। वो जमीन को घूर रही थी। कुछ देर बाद उसने सर उठाकर कामरान को देखा और बताना शुरू किया। कुछ साल पहले एक रात हम माँ बेटी घर में सो रही थी कि अचानक 3 नकाब पोश लड़के दीवार फैलाकर रस्सियों से जकड़ दिया। वो तीनों लड़के इसी गांव में ही रहते थे। वो तीनों लड़के इसी गांव में ही रहने वाले थे और चोरी की नियत से नहीं आए थे। वैसे भी हमारे घर में सिवाय मेरे और कोई चीज कीमती नहीं थी और वो भी मेरे लिए ही आए थे। न जाने वो कब से मुझ पर अपनी लाल टपकाए बैठे थे। उन्होंने बारी बारी अपनी हौज उठाई और इस दौरान इनके एक एक चेहरे से नकाब हट गया। मैंने फौरन से पहचान लिया था वो गांव के किस घर से है। मैंने सोच लिया था सारे गांव के सामने इनको जलील करूंगी और शायद ये बात वो भी जान गए थे। इसलिए उन्होंने मेरी और मेरी माँ को खंजर से कत्ल कर दिया। मेरी माँ की आंख खुली तो वो हमारे कमरे के कच्चे फर्श की मट्टी पर बराबर खड़े थे। एक तरफ मेरी माँ खामोशी से बैठी इन्हें देखती जा रही थी। मैंने अपनी माँ को आवाज दी और भागकर इनके करीब पहुंची। हैरत की बात यह थी कि मेरी आवाज इन तीनों में से किसी को भी नहीं सुनाई दे रही थी। वो बाहर जाने लगे तो मैंने इनका रास्ता रोकना चाहा, मगर वो ऐसे गुजर गए जैसे मैं इनके सामने थी ही नहीं। मेरा वजूद फकत धुआं नमा था। इसके बाद आज तक मैंने कई लोगों को मुखातब किया मगर मैं किसी को नजर नहीं आती और ना ही किसी को मुखातब किया। मगर इस रात मुझे आपकी आवाज सुनाई दी। इस रात आपने मुझे देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। आप पहले इंसान थे जिसको मैं नजर आ रही थी। मैंने सोच लिया था कि आपको सारी कहानी सुनाऊं। वो लोग आज भी इसी गांव में ही रहते हैं। मैं रोज इनको देखती हूँ मगर कुछ नहीं कर सकती। मुझसे क्या चाहती हो? कामरान ने पूछा। आप हमें इंसाफ दिलाए, पुलिस के पास जाएं और इनको ये सारी कहानी सुना दे। इन लोगों को पकड़वा दे, मैं खुद पुलिस में हूँ। कामरान ने गोया इंकशाफ किया। सोबिया ने बेयकीनी से कामरान को देखा जैसे इसकी बात का यकीन ही ना आया हो। वाकई सोबिया के लहजे में हैरत और खुशी थी। हाँ, मैं पुलिस में अच्छे ओहदे पर हूँ मगर ये फिर भी मुमकिन नहीं है क्योंकि अदालत सबूत मांगती है और हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे हम साबित कर सके कि वो तीनों कातिल हैं। अगर मैं आपको सुनाई सारी कहानी सुना भी दूं तब भी कोई यकीन नहीं करेगा, उल्टा मेरा मजाक बनाया जाएगा। कामरान की बात सुनकर सोबिया के चेहरे पर मायूसी फैल गई। अलबत्ता एक वादा जरूर करता हूँ कि आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। कामरान ने सोबिया की तरफ देखते हुए इज्जत से कहा और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अगले दिन कामरान यहाँ से वापस चला गया। ठीक 15 दिन बाद एक एक करके वो तीनों लड़के गायब हो गए। इनको बहुत तलाश किया गया मगर वो ना मिले। एक सोबिया के घर के बाहर तीनों लड़कों की जली हुई लाश मिल गई। पता नहीं कैसे ये बात सारे गांव में फैल गई थी। इन तीनों से इंतकाम लिया गया है। इनकी माँ की रूह ने मारा है के साथ ज्यादती करके लोगों ने इसे मार कर इनके घर में ही दबा दिया था। गांव के लोगों ने इस बात की तस्दीक के लिए सोबिया के घर में बने कमरे की खुदवाई की तो इन्हें वहां से 2 ढांचे मिले जिन्हें असाइयों के कब्रिस्तान में दफनाया गया। कामरान कई माह बाद दोबारा अपनी फूफो से मिलने आया था। सोबिया के घर के सामने से गुजरते हुए बेसख्ता इसकी नजर इसके घर की तरफ उठ गई और कामरान ये बात जानता था कि सोबिया इसे कभी नजर नहीं आएगी क्योंकि इसकी रूह इंसाफ के लिए भटक रही थी और अब इसे इंसाफ मिल गया है। कामरान ने अपने साथियों की मदद से इनको अगवा किया और फिर इनको एक रात सोबिया के घर के पास ले आया। कामरान ने इस रात इनको सारा वाकया हूबहू सुनाया। वो तो समझ रहे थे कि इनको किसी ने देखा ही नहीं है मगर वो ये बात भूल गए थे कि जो जमीन के साथ पर्दों के अंदर हाल भी जानता हो वो इनकी इस हरकत से कैसे बेखबर रह सकता है। मुल्जम चाहे कोई भी हो, इस मेहरबान अल्लाह के नजदीक मुल्जम ही होता है। ये कैसे हो सकता है कि वो इंसाफ न दिलाए? कामरान ने सोबिया के कहने पर इनको आग लगा दी थी। वो लोग सोबिया को नहीं देख सकते थे इसलिए नहीं जान पाए कि कामरान को किसने बताया। इनके मरते ही सोबिया ने कामरान का शुक्रिया अदा किया और हमेशा के लिए नजरों से उजल होगी। कामरान आज भी सोचकर हैरान होता है कि अल्लाह पाक ने इस रात शायद इसलिए गाड़ी खराब होने का बहाना बनाया था। कामरान लेट हो जाए और सोबिया से मिले। बाज़ औक़ात जो काम बज़ाहिर किसी एक के लिए बुरा होता है वही काम दूसरे के लिए कितना फायदेमंद है वही अल्लाह बेहतर जानता है। बेशक इस रंग के रंग वही जानता है। हम इंसान सिर्फ अपना सोचते हैं और रहीम अल्लाह अपनी सारी मखलूक का सोचता है। नाज़रीन, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की सबकवास कहानियां वाकया सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।